प्रिय विद्यार्थी, आज के क्लास में आप लोग का स्वागत है और हम लोग कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी पर विचार किया जाएगा। मान लीजिए कि एक सिस्टम है और उस सिस्टम में कुछ एनर्जी है और उस एनर्जी का कुछ पार्ट ही उपलब्ध होता है वर्क करने के लिए। तो सिस्टम के ऊर्जा का जो भाग वर्क के लिए उपलब्ध होता है उसी को फ्री एनर्जी कहा जाता है। अब सिस्टम का कार्यशील जो ऊर्जा वाला भाग उपलब्ध है वह कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होना चाहिए और इस फ्री एनर्जी को जी कहा जाता है, जी से डिनोट किया जाता है। तो हमने ये कहा कि कोई सिस्टम है तो उस सिस्टम में ऊर्जा भी है। अब उस ऊर्जा जितना है उस सिस्टम में उसका कुछ भाग उपलब्ध है कोई कार्य में संपादित करने के लिए। तो ऊर्जा का वह भाग जो कार्य संपादन के लिए उस सिस्टम में उपलब्ध है वही फ्री एनर्जी है। अब इसके साथ एक कंडीशन यह लगाया गया कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ठीक है। तो उस फ्री एनर्जी को जी से डिनोट किया जाता है। तो जो फ्री एनर्जी है उसे गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं। सिस्टम के उस क्रियाशील एनर्जी को गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ऐसा क्यों? तो इन ऑनर ऑफ J.W. गिब्स 1839 से 1903, ये एक अमेरिकन मैथमेटिशियन हैं और फिजिकल केमिस्ट भी हैं और इन्होंने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के सिस्टम को 1870s में दिया और कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी भी दिया, ठीक है। तो अब तात्पर्य यह है कि गिब्स एनर्जी किसी सिस्टम के एनर्जी का वह भाग है जो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे कार्य संपादित करने में यूज हो सकता है, वह फ्री एनर्जी है। और चूँकि गिब्स साहब ने यह दिया था इसलिए गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। Gibbs free energy is also a thermodynamic quantity. It is not possible to quantify its absolute value. चूँकि गिब्स फ्री एनर्जी भी एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है इसलिए इसे क्वांटिफाई एब्सोल्यूट टर्म में करना, एब्सोल्यूट वैल्यू के रूप में नहीं संभव है। हाउएवर ए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को बताया जा सकता है। गिब्स फ्री एनर्जी कैन बी डिफाइंड बाय कंबाइनिंग द एंथैल्पी एंट्रोपी along with Kelvin temperature as shown in the following equation. G is equal to H minus Ts. As with enthalpy H and entropy S, we cannot quantify absolute free energy but only difference in free energy. हम लोग इससे फ्री एनर्जी का डिफरेंस पता कर सकते हैं और उसे डेल जी के नाम से जाना जाता है। तब ये ऊपर वाला इक्वेशन अब बदल के हो गया डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस. Del G is the quantity
that is used to describe whether a process is spontaneous or not. अब देखिए जो डेल जी आया, यह इस्तेमाल होता है इस बात को समझने में कि किसी सिस्टम का कोई प्रक्रिया है, कोई केमिकल रिएक्शन है, वह स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है. कोई केमिकल प्रोसेस विथ ए नेगेटिव फ्री एनर्जी चेंज मतलब माइनस डेल जी आर एनर्जेटिकली फिजिबल, माने वो स्पॉन्टेनियस होगा, एंड आर कैपेबल ऑफ अकरिंग स्पॉन्टेनियसली, वो एनर्जेटिकली फिजिबल है और वह स्पॉन्टेनियसली होगा. अब मान लीजिए आप जैसे कहें कि CO2 जोड़ H2O इजकल टू C6H12O6, तो ये रिएक्शन तो भाई होता है. तो आप सोचिए कि ये एनर्जेटिकली फिजिबल है क्या? नहीं, ये एनर्जेटिकली नहीं फिजिबल है, क्योंकि इसका डेल जी बहुत पॉजिटिव होगा. ठीक है. अच्छा, अब इसी को पलट के देखिए. C6H12O6 इजकल टू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. ठीक है. तो यह फिजिबल रिएक्शन है. क्यों? क्योंकि इसका डेल जी वैल्यू माइनस है, सब्सटेंशियली माइनस है, तो यह स्पॉन्टेनियसली अकर होगा. Because the free energy of the product is less than that of reactant. Reaction with negative del G are also known as exergonic reaction और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, और उसे एनर्जी यील्डिंग रिएक्शन भी कहते हैं. जिस रिएक्शन का डेल्टा जी निगेटिव होता है, उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है, फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस होगा, उसे एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहेंगे, उसे ही एक्सोथर्मिक भी कहते हैं, और उससे ढेर सारा एनर्जी भी यील्ड होता है उस रिएक्शन में. ठीक है. ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 प्लस H2O is an example of exothermic reaction which has negative free energy change, that is del G is negative, तो spontaneous भी होगा. Similarly, hydrolysis of ATP molecule is exergonic reaction, जैसे कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन तो एक्सोथर्मिक है, माइनस डेल जी वाला है, स्पॉन्टेनियस है. उसी तरह हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP जो है, यह भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ढेर सारा एनर्जी रिलीज करता है, और इसका डेल जी माइनस होता है. इन अदर हैंड, अभी वो जगह दिखाया जिसका माइनस डेल जी था. ऑन द अदर हैंड, प्रोसेस विथ ए पॉजिटिव फ्री एनर्जी चेंज मतलब प्लस डेल जी आर नॉट एनर्जेटिकली फिजिबल and will not proceed without an input of energy. तो जहाँ पर प्लस डेल जी होता है, एनर्जी चेंज प्लस में होता है, तो वो रिएक्शन एनर्जेटिकली फिजिबल नहीं है. वो होता भी हो, पर वह एनर्जेटिकली फिजिबल नहीं है, और उसे होने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वह होगी कि बाहर से उसे ऊर्जा दिया जाए, रिएक्टेंट को ऊर्जा दिया जाए, तब वह प्रोडक्ट फॉर्मेशन का काम करेगा. तो यह स्पॉन्टेनियस भी नहीं होगा, यह नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. इस तरह का रिएक्शन जब तक बाहर से ऊर्जा एक्सटर्नली न देंगे तब तक यह रिएक्शन नहीं होगा. और चूँकि बाहर से आप ऊर्जा दे रहे हैं, तो इसलिए इसको इंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा. ठीक है. जो जहाँ डेल जी पॉजिटिव होता है, वहाँ पर बाहर से ऊर्जा दिया जाता है, और तब वह रिएक्शन होता है, और उसे कहा जाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन. इंडोथर्मिक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं. सच रिएक्शन प्रोसीड्स विथ इनपुट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी.
रिएक्शन विथ पॉजिटिव डेल जी आर नोन एज इंडरगोनिक रिएक्शन और एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन। अब यह इंडोथर्मिक को ही इंडरगोनिक भी कहा जाता है, तो यह एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन है। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट ए कंपनीज विथ ए पॉजिटिव फ्री एनर्जी चेंज एंड दस इज एन इंडरगोनिक रिएक्शन। ठीक है, ग्लूकोज से फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट का बनना यह एक इंडरगोनिक रिएक्शन है। इसका डेल जी पॉजिटिव होता है। यह एनर्जी रिलीजिंग नहीं, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इस रिएक्शन को होने के लिए बाहर से इनपुट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। द सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड from their simple monomeric component also require input of energy and are therefore इंडरगोनिक with del G positive। अब देखिए, अब प्रोटीन बने या न्यूक्लिक एसिड बने तो इनमें भी मोनोमर यूनिट न्यूक्लियोटाइड और पेप्टाइड वाला होता है, पॉलीपेप्टाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इनके मोनोमेरिक यूनिट के जो जुड़ने की घटना है यह भी इंडरगोनिक रिएक्शन है। इनका डेल जी पॉजिटिव होता है। जब बाहर से एनर्जी मिलेगा तब ये वर्क करेंगे। सिंथेसिस ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन हुज डेल जी इज 67 इज एन इंडरगोनिक प्रोसेस। तो अब जो फास्फोरिलेशन का काम होता है एटीपी के निर्माण का, यह भी एक इंडरगोनिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमने अब आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो कि एनर्जी कंज्यूमिंग इंडरगोनिक रिएक्शन है, जो बाहर से इनपुट एनर्जी देंगे तभी यह वर्क करेगा, क्योंकि इन सब का डेल जी पॉजिटिव होता है। इन्हें बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। तो ये क्या क्या आया, तो CO2H2O से कार्बोहाइड्रेट का बनना, एमिनो एसिड से प्रोटीन का बनना और न्यूक्लियोटाइड्स से न्यूक्लिक एसिड का बनना और एटीपी का निर्माण फास्फोरिलेशन के दौरान, ये सभी के डेल जी पॉजिटिव होते हैं और यह सब इंडरगोनिक रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस हैं। बाहर से इन्हें ऊर्जा चाहिए। एटीपी को जो बाहर से ऊर्जा चाहिए, डेल जी पॉजिटिव इसका 67 kJ/mol होता है। In biological system, very often thermodynamically unfavorable energy requiring इंडरगोनिक रिएक्शन couple them to other reaction that liberate free energy, exergonic reaction, so that the overall process is exergonic। अब देखिए, बायोलॉजिकल सिस्टम की अब बात किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि बायोलॉजिकल सिस्टम में भी कुछ रिएक्शन होंगे, वो एक्सोथर्मिक होंगे, कुछ इंडोथर्मिक होंगे, कुछ का डेल जी पॉजिटिव होगा, कुछ का निगेटिव होगा। अब बाहर से शरीर को गर्म करना तो शुरू नहीं करते हैं ऊर्जा देने के लिए ताकि रिएक्शंस हों। ठीक है, तो बॉडी में क्या होगा, तो बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही ये सारी गतिविधि करना है। तो इसके लिए केमिकल रिएक्शंस दोनों प्रकार के शरीर में हों, तो उसमें जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट, तो जब यह ऑक्सीडेशन का काम होता है तो यह तो चलिए हमें पता है कि यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका डेल जी माइनस होता है, तो ये तो ठीक है। अब अनेक रिएक्शन जो होते हैं वो होते हैं इंडोथर्मिक। अब वो कैसे होंगे, अर्थात उनका डेल जी पॉजिटिव है। तो जिन रिएक्शंस का डेल जी पॉजिटिव है वह रिएक्शन कैसे होते हैं, बॉडी टेम्परेचर पर ही। तो इसके लिए बॉडी ने बड़ी स्मार्ट वे फाइंड आउट किया है, और वो क्या किया है कि एनर्जी कपलिंग का काम करता है, रिएक्शन को कपल्ड कर देता है। एक रिएक्शन जिससे ऊर्जा निकलता हो और दूसरा रिएक्शन जिसमें ऊर्जा लगता हो, तो माइनस डेल जी शुड बी हायर देन दी प्लस डेल जी रिक्वायर्ड।
तो जब ये दोनों कपल्ड रिएक्शन हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये कपल्ड रिएक्शन में एनर्जेटिक कपलिंग होती है और दोनों रिएक्शन हो जाते हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए अनेक रिएक्शन है, जैसे एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होनी है तो यह एक्सोथर्मिक है, यह एनर्जी रिलीज करेगा। और एटीपी के कंजम्पशन से अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट जब बनाना है तो एटीपी की पहले स्टेप में हाइड्रोलाइसिस होगी और दूसरे स्टेप में जो डेल जी माइनस उसका है जो एनर्जी लिबरेट होगा, उस एनर्जी को इस्तेमाल करके ग्लूकोज जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है या उस एनर्जी को इस्तेमाल करके इस रिएक्शन को पूरा कर देगा। तो एक और दो रिएक्शन, मतलब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस एक और ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फास्फेट से ग्लूकोज फास्फेट बनना दो, इन दोनों रिएक्शन को साथ साथ कपल करके जब देखा जाएगा तब क्या होगा कि ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट प्लस एटीपी, जब ये करिएगा तो एटीपी से एडीपी बना, एनर्जी निकला, और ग्लूकोज से ग्लूकोज फास्फेट बना, वहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल हुआ। तो इसी को एनर्जेटिक कपलिंग कहते हैं, जहाँ पर एक्सर्गोनिक और इंडरगोनिक दोनों रिएक्शन कपुल्ड वे में होते हैं और तब उनका डेल जी यदि निगेटिव के केस में रहे तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव फिर भी निगेटिव आता हो तो वैसी स्थिति में वह रिएक्शन हो जाएगा। तो शरीर ने यह स्मार्ट मैकेनिज्म निकाला, समान टेम्परेचर पे, बॉडी टेम्परेचर पे इंडरगोनिक रिएक्शन भी हो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सर्गोनिक रिएक्शन भी हो, दोनों करने की। तो होता क्या है कि जब एटीपी लगा के ग्लूकोज से ग्लूकोज फास्फेट बनता है तो वैसी स्थिति में यह एक्सर्गोनिक रिएक्शन हो जाता है, डेल जी माइनस हो जाता है कंप्लीट इक्वेशन का। द फ्री एनर्जी चेंज डेल जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज फंक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम। डेल जी क्या है? फंक्शन है किसी रिएक्शन का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम। द फार्दर ए रिएक्शन इज पॉइज्ड अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम द मोर एनर्जी इज अवेलेबल as the reaction proceeds to the equilibrium. When a reaction is at equilibrium, del G is 0 and no further work can be done. The magnitude of free energy change is mostly a function of particular set of condition for that reaction. Therefore, free energy change is chemical reaction are compared under standard reaction condition. The standard free energy change represents free energy change of a reaction that occurs at pH 7 and temperature 25 degrees centigrade under condition when both reactants and products are at unit concentration 1 m के concentration पर हो, तब ये वो conditions हैं जिसको maintain करते हुए इसे consider किया जाए। The actual free energy change del G and standard free energy change del G 0 are two different quantities that will not necessarily match each other. Del G 0 is a constant that is characteristics for each specific reaction, हर reaction के लिए specific, and is directly related to equilibrium constant. An equilibrium constant greater than 1, more products than the reactant at equilibrium, indicates a spontaneous reaction, negative del G. Free energy change of coupled reaction are additive. एग्जाम्पल के द्वारा एक अब आप देखिए कि टाइप 1 सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू कपल्ड हाफ रिएक्शन, one spontaneous and the other non-spontaneous. The free energy change of the half reaction may be added to yield the free energy of coupled reaction. For example, in reaction catalyzed by the glycolysis enzyme hexokinase, the two half reaction, फिर पुराने वाला जान के लिया गया ताकि यह पक्का याद हो जाए, ATP plus H2O, इससे बना ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट।
इसका डेल जी कितना है तो -31 किलो जूल्स पर मोल होता है। यह एक रिएक्शन है, यह स्पॉन्टेनियस एक्जोथर्मिक है। अब पीआई प्लस ग्लूकोज, फास्फेट प्लस ग्लूकोज, इनऑर्गेनिक फास्फेट प्लस ग्लूकोज, ऐसे बना ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लस H2O। तो इसका डेल जी जानते हैं, यह पॉजिटिव होता है +14 किलो जूल्स पर मोल। यह दूसरा रिएक्शन है। अब दोनों रिएक्शन को जब जोड़ दीजिएगा और तब आप क्या देखेंगे कि पहले रिएक्शन से जो -31 है उससे -14 कैंसिल होगा, और 14 के बाद बचा हुआ कितना माइनस रह गया तो 14 दूनी 28 मैंने 14 3 17 -17 डेल जी जो है के जूल पर मोल -17 निगेटिव अभी भी बचा रह गया। एटीपी से इतना एनर्जी निकला था जो इसको भरपाई किया, और फिर भी यह जो दोनों कपुल्ड और अनकपुल्ड हाफ रिएक्शन को मिला के जब आप देख रहे हैं तब फिर -डेल जी वहाँ पर 17 का रह रहा है, 17 किलो जूल पर मोल फाइनल रिएक्शन का भी। तो यह एडिटिव नेचर का होता है, यह दिखाने का यहाँ प्रयास किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीज एनर्जी। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनी, धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, धन्यवाद।